छात्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज छात्रों मैं आपको जो है पादप रोग विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। इसके कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते रहते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक हों, चाहे आपके जो है वो कंपटीशन्स के पेपर हों। तो इसलिए सारे टर्म्स को आपको जो है वो समझना महत्वपूर्ण है। जब तक आप एक एक शब्दावलियों को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप उसके बारे में सही से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कई बार मैं पढ़ाता रहता हूँ तो कई सारे ऐसे शब्दावलियाँ आती रहती हैं जिसको जो है आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं जो है वो प्रमुख शब्दावलियों के बारे में पढ़ाऊँगा, जो आपको जो है वो आसान हो आगे समझने के लिए और अच्छे ढंग से जो है आप उसको समझ पाएँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आइए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेरा टॉपिक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पादप रोग विज्ञान, ठीक है ना। पादप रोग विज्ञान का एक परिचय, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो आपका जो है इंग्लिश में जैसे आपको जो है प्लांट पैथोलॉजी एन इंट्रोडक्शन, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो पादप रोग विज्ञान जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, या इसका एक अंग्रेजी में और नाम होता है जिसको कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो पादप रोग विज्ञान को दो प्रकार से संदर्भित करते हैं इंग्लिश में। एक होता है आपका जो है प्लांट पैथोलॉजी और दूसरा होता है फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। कहीं पर आपसे जो है फाइटोपैथोलॉजी पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये इसकी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है प्लांट पैथोलॉजी किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा की हुई है, जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब उसके बाद अलग अलग जो है इसको किस प्रकार से जो है हम ग्रीक भाषा कितने ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, आइए ये बताते हैं। अब ये फाइटोपैथोलॉजी जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, आपका फाइटोन, पैथोस और लॉगस, ठीक है। ये 3 ग्रीक वर्ड से जो है वो मिलके बना है आपका फाइटोपैथोलॉजी। तो फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पादप, और पैथोस का मतलब होता है अलाइनमेंट्स या रोग, और लॉगस का मतलब है नॉलेज या ज्ञान या अध्ययन करना, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है वो मिल करके आपके फाइटोपैथोलॉजी वर्ड जो है वो मिलके बना है। फाइटोन का मतलब है पादप, पैथोस का मतलब हो गया रोग, और लॉगस का मतलब हो ज्ञान, या इसका स्टडी भी कह सकते हैं, इसका अध्ययन करना, यानी पादप रोग ज्ञान, ठीक है। यानी पादप रोग का ज्ञान प्राप्त करना, पादप रोग के विषय में अध्ययन करना, वही क्या है पादप रोग विज्ञान, ठीक है। अब इसको हम जैसे हम इसकी डिफिनीशन किस प्रकार से देंगे, जैसा ऊपर आप देख रहे होंगे, पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादप रोगों के कारणों, हेतु की रोगों से हुई हानि तथा उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इस प्रकार से कर सकते हैं कि पादप रोग विज्ञान जो है कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख रोगों और उनके कैजुअल ऑर्गन, उनके रोग के कारकों, रोग से हुई हानि तथा रोग के नियंत्रण यानी प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ, पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है पौधों या फसलों के प्रमुख रोगों, रोग से हुई हानि, रोग के प्रमुख कारकों, उसके नियंत्रण के उपायों यानी प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उसे हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और बॉटनी, इट डील्स विद द प्लांट डिजीजेज एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है वो डिफाइन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्या आता है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं, वो है हेनरिक एंटोन डिबेरी, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पादप रोग विज्ञान के जनक केवल पूछता है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, हेनरिक एंटोन डिबेरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है तो उसमें कौन होंगे, ईजे बटलर, ठीक है ना। इट इज़ द इंडियन
pathologist is that it is the father of Indian pathology. It is Butler and world plant pathology फादर हेनरिक डिनबेरी। ठीक है ना, आपके विश्व लेवल के जो पादप रोग विज्ञान के जन्मदाता हैं, फादर हैं, वो हैं आपके हेनरिक एंटोन डिबेरी, और जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट के आपके जनक हैं, फादर हैं, वो आपके ईजे बटलर हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। आपकी AFO 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा आपसे याद आते रहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स और हैं छात्रों, मैं थोड़ा सा उसको ही बताना चाहूँगा। जो हेनरिक एंटोन डिबेरी साहब थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया था? माइकोलॉजी पे काम किया था। किस पे काम किया था? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कवक विज्ञान। कवक विज्ञान, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया था, सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया था, वो कवकों पे किया था, फंगस पे किया था। तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, ये बिल्कुल आप जो है याद रखेंगे कि कवक विज्ञान के जनक कौन हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके कौन है? हेनरिक एंटोन डिबेरी, यानी फादर ऑफ माइकोलॉजी इज नोन एज हेनरिक एंटोन डिबेरी। ठीक है, और ये जो बटलर साहब थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था बैक्टीरिया पे। किस पे काम किया था? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया था? बैक्टीरिया पे काम किया था। इसीलिए इनको कहते हैं छात्रों फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये दिख रहा होगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसके कहते हैं? ईजे बटलर साहब को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया था, जीवाणु की कार्यकी का अध्ययन किया था, जीवाणु से संबंधित जितने प्रकार के रोग हैं फसलों में, उसका अध्ययन किया था। इसीलिए इनको जो है वो फादर ऑफ जो है बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जन्मदाता जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसके बारे में है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं पादप रोग विज्ञान की, वो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है? जैसे रोग, डिजीज रोग एक हानिकारक प्रक्रिया होती है, यानी माल फंक्शनिंग प्रोसेस होता है, जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम प्रॉपर किसी डिजीज़ को डिफाइन करें, ना वो प्लांट का हो, ना एनिमल का हो, ना फिर वो, तो प्रॉपर एक डिजीज़ को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो जो है एक प्रकार से हमारे तमाम प्रकार के जो है वो जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हार्मोनल्स एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, उससे उत्पन्न कई प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, उसके कारण जो है उत्पन्न एक प्रकार का पीड़ादायक जो है वो तमाम प्रकार के उसमें जो है वो पीड़ादायक जो है वो एक प्रकार से विपरीत लक्षणों को प्रकट करने वाला जो है वो कारक होता है, जिसे हम जो है वो रोग के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम और अच्छी तरह के आपको जो है वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे आप सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं शरीर की, जैसे हमारा जो है वो लीवर का फंक्शन हो गया, हमारे हार्ट का फंक्शन हो गया, हमारा रक्तचाप हो गया शरीर का जो है, हमारा स्क्रिटरी ऑर्गन्स हो गए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम हो गया। ये जो हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे धड़कनों का चलना हो, चाहे हमारा पाचन हो, चाहे अन्य क्रियाएं जो हमारे शरीर की होती रहती हैं, अगर इसमें कोई विघ्न बाधा आ जाए, अगर ये किसी रोग कारक के द्वारा, अगर इसमें कोई ये किसी के द्वारा प्रभावित हो जाएं, तो हमारे शरीर की क्रियाएं जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे डिस्टर्ब का हो, जैसे बीपी बढ़ जाता है, पाचन नहीं होता है, अपच हो जाता है, या सांस की बीमारी हो रही है कोई, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कोई रोग कारक। ठीक है, कोई उसमें रोग अवरुद्ध करने वाला, ये जो हमारी प्रतिदिन की जो 24 घंटे चलने वाली हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं,
इनको कोई रोग कारक जो हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करके इनको बाधित कर रहा है। तो इसी के कारण हमारा बीपी बढ़ जा रहा है, हमारा पाचन खराब हो रहा है, हमारे अन्य सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण कुछ शरीर में विपरीत लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको रोग कहते हैं। सरल सी भाषा में ये आप रोग की परिभाषा समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हम पादप रोग के विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपके MBBS के स्टूडेंट हैं वो जो है ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम आइए पादप रोग के बारे में जो है बताते हैं। तो प्लांट डिजीज, पौधों में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी संरचना, सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग कहलाता है, ठीक है ना। तो पौधों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना, पौधों में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न, जिससे कि पौधों में जो सामान्य संरचना है, सामान्य कार्यकी है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना, और उसकी वजह से जो है वो पौधों का जो आर्थिक रूप से उत्पादन है वो प्रभावित होना। तो ये कंडीशन अगर आ जाती है तो उसे हम रोग कहते हैं। देखिए छात्रों, मैं एक व्यवहारिक भाषा में समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक क्रियाएं जो है वो शरीर में निरंतर रूप से चलती रहती हैं, जैसे पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रक्त का संचरण हो गया, ये सांस लेना हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी शरीर में हमारे एक्टिविटीज जो है जैसे चलती रहती है जैविक क्रियाएं, उसी प्रकार से पौधों की भी जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, रसावशोषण हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पौधों के अंदर सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अगर ये क्रियाएं जो है वो बाधित हो जा रही हैं किसी भी रोग कारक के द्वारा, चाहे वो जैविक कारक हो चाहे वह अजैविक कारक हो, अगर इसके द्वारा ये क्रियाएं बाधित हो रही हैं तो उससे कुछ अलग प्रकार के जो है सिम्टम दिखते हैं, अलग प्रकार के लक्षण शरीर में प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पत्तियों में धब्बे पड़ना हो जाता है, पत्तियों की वृद्धि को रुक जाना, पीला पड़ जाना, तमाम प्रकार के भूरे कलर के जो है इसमें चित्ती धब्बे पड़ना, लाल सड़न हो जाना, बीच में जो उसकी कोशिकाएं हैं उसका लाल पड़ जाना जो है वो, तो या फिर जो है वो छोटे रह जाना, पत्तों गुच्छादार बन जाना, बंझाकार बन जाना, पौधे का झाड़ियों नुमा बन जाना, पौधे का गलन हो जाना, सड़ जाना, जड़ों का सड़ जाना, कई प्रकार के जो है वो सिम्टम्स अलग अलग जो है वो प्रकट होते हैं पौधों में। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रोग के लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है जो हमारी आर्थिक उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है। तो इन्हीं के कारण जो है फसलों का एक रूप से आर्थिक उत्पादन जो है वो प्रभावित होने लगता है, जिसकी विपरीत दशा को हम जो है वो रोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, पैथोजेंस यानी रोगजनक। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोग कारक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैंथोमोनास आपका जीवाणु हो गया, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा है कि रोगों को उत्पन्न करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रोग कारक कहलाते हैं या पैथोजन, जिनके कारण से जो है वो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहते हैं, जो रोगों को जो है वो फैलाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रोगजनक। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है वो डिटेल में समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपका बेसिक पार्ट है। जैसे ये जो है मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो है आप लोग को बता दूं, ये टर्म आया है तो जैसे आपका पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं, यानी रोग कारक, रोग कारक, ठीक है ना। तो रोग कारक जो है मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बायोटिक, जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बायोटिक फैक्टर, और ये होते हैं मेसोबायोटिक फैक्टर, मेसोबायोटिक
बायोटिक और ये होते हैं एबायोटिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो रोगों को उत्पन्न करते हैं। बायोटिक का मतलब जैविक कारक, जैविक या जीवी कारक, जीवीय कारक। और जो मेसोबायोटिक होते हैं वो जो जैविक और अजैविक दोनों, जैविक और अजैविक दोनों, और ये होते हैं अजीविक कारक। अजैविक कारक, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको एक चीज और बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि प्लांट पैथोजन जो रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक होते हैं उनको हम 3 रूप में बांट सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका बायोटिक फैक्टर्स यानी जैविक या जीवी कारक, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका मेसोबायोटिक, मेसोबायोटिक या जैविक और अजैविक कारक जिसे दोनों होते हैं, जिसमें ये जैविक कारक भी होते हैं और अजैविक कारक दोनों शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं मेसोबायोटिक। और ये होता है एबायोटिक, एबायोटिक मतलब होता है अजैविक कारक, जिसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं थोड़ा देख सकते हैं। इसमें जैसे फंगाई हो गया, फंजाई हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, वायरसेस आपके जो है वो नीमेटोड्स हो गए, नीमेटोड्स, आपके जो है माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया आपके अजैविक मेजो में जो दोनों में आएंगे, अभी मैं बता देता हूँ। अजैविक में आ गया जैसे आपका आ गया जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आपका एयर हो गया, आपका मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर हो गया, आपका वाटर हो गया, लाइट हो गया, आपका प्रकाश, ठीक है, अन्य कारक हैं, ठीक है ना। अब इनका क्या होगा, जो दोनों में आते हैं, जो दोनों में लगभग आते हैं, जैसे ये हो गया आपके वायरसेस हो गए, ठीक है ना। तो ये जो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली जो क्रिया, जो कड़ी होती है, उसको बोलते हैं मेसोबायोटिक। जो दोनों में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसको हम मेसोबायोटिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मुख्य रूप से जो है वो 2 ही कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जो दोनों में जो दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों में शामिल होते हैं, उसको हम मेसोबायोटिक के नाम से जानते हैं। जैसे आपके वायरस के कण हो गए, वायरसेस हो गए, तो सबसे पहले हम देखेंगे फंजाई, ठीक है ना। फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, नीमेटोड हो गया और माइकोप्लाज्मा, ये सारे आपके जैविक कारक में आते हैं। हिंदी में बता दे रहा हूँ, जैसे कवक हो गया, आपके जीवाणु हो गए, आपके जो है विषाणु हो गए, आपके नीमेटोड हो गए, आपके माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सारे आपके जैविक कारक में आते हैं। जीवी कारक मतलब जिसके अंदर जीव हो,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आपके जैविक कारक में आएंगे। जो नॉन लिविंग ऑर्गेन हो मोस्टली इसको क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से जानते हैं, यानी पर्यावरणीय कारक के नाम से भी जानते हैं। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं जो डिजीज को जो है वो कारक कॉजेज करते हैं, जिसके कारण से रोग जो है वो होता है। जैसे तापमान हो गया, न्यूट्रिशन हो गया यानी पोषण हो गया, एयर हो गया यानी हवा हो गया, मॉइस्चर हो गया यानी नमी हो गई, आपका वाटर हो गया इससे जल हो गया, और लाइट हो गया इससे प्रकाश हो गया। ठीक है ना, ये सारे जो है वो, इससे कुछ अन्य भी कारक हैं लेकिन मैं स्क्रीन पे लगभग इतना बता रहा हूँ। तो ये सारे कारक जो है आपके अजैविक में आते हैं, जो निर्जीव कारक के अंतर यानी नॉन लिविंग के अंतर जो आते हैं, जो रोगों को फैलाते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल जैसे दे देता हूँ। जैसे फंगस के कारण मान लीजिए रस्ट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ठीक है ना, रस्ट डिजीज हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। हाँ, अब बैक्टीरिया कारण से ब्लाइट हो गया, ब्लाइट डिजीज। जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये सारे जो है होते हैं। वायरस कारण से टीएमसी हो गया, टीएमवी, टोमेटो मोजाइक वायरस या फिर टीएलसी, टोमेटो लीफ कर्ल, टीएलसी। ठीक है ना, ये जितने भी आपके वायरल डिजीजेज हैं, जैसे आपका जो है मोजाइक डिजीज़ हो गया, जैसे आपका लीफ कर्ल डिजीज हो गया, ये सारे आपके जो है वो आपके वायरसेस के अंतर्गत आते हैं। नीमेटोड्स में से रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट, ठीक है ना, यानी जड़ ग्रंथि वाला रोग जो है वो रूट नॉट्स हो गया। माइकोप्लाज्मा में जैसे आपका हो गया जो है फाइलोडी डिजीज ऑफ सिस्मम, यानी तिल का जो है वो फाइलोडी रोग, वो आपका माइकोप्लाज्मा हो गया। उसके बाद जो है जैसे तो ये सारे जितने रोग होते हैं फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, नीमेटोड के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, वो सारे आपके जो है वो जैविक यानी बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और ये जो नॉन लिविंग हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आपके इसमें आते हैं। तो इस प्रकार के ये जो है वो जैविक एवं अजैविक कारक में आते हैं। जैसे न्यूट्रिशन क्या रहा होता है जैसे खैरा डिजीज ऑफ राइस, यानी धान का जो खैरा रोग होता है वो न्यूट्रिशन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। इसी प्रकार से जैसे हेलो हार्ट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो हेलो हार्ट डिजीज कैसे होता है? आपका जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपका जो है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यानी मैंगो का जो कोयली रोग होता है वो किसके कारण होता है? आपका जो है वो जब आपके इन्वायरमेंटल में एयर पॉल्यूशन कारण जो है वो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो है पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जो है वो आपके इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, तब इस प्रकार के लक्षण जो है वो आम में दिखाई पड़ते हैं। आम के जो है आम के फल में जो है वो काले काले चित्ते पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं आम का कोयली रोग या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ये किसके कारण होता है? आपका जो है वो पर्यावरण में प्रदूषण कारण होता है। तो ये प्रकार से जब हवा प्रदूषित हो जाती है, हवा में तमाम प्रकार की विषाक्त गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो आम की बाग में ये लक्षण जो है वो फलों पर देखे जाते हैं। इसी प्रकार से धान का खैरा रोग हो गया। धान खैरा रोग होता है जिंक की कमी से, यानी वो जो है किसी जैविक कारक के द्वारा नहीं होता, वो जो है पोषक तत्व कारण होता है, तो उसको हम इसीलिए उसके अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपका हेलो हार्ट डिजीज होता है, आपके आलू का जो है वो हेलो हार्ट डिजीज, उसमें आलू जैसे आप काटते हैं तो उसमें काले काले सर्किल्स आपको दिखाई देते हैं। वो किसके कारण होता है? वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगर ऑक्सीजन कमी हो गई आपकी जो है जहाँ पर आप आलू को स्टोर किए हैं, तो ये रोग जो है वो होता है। इसी प्रकार से कई अन्य डिजीजेज हैं जो आपको एबायोटिक फैक्टर में जो है वो आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपके जैविक एवं अजैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मैं अगली टॉपिक में चलता हूँ। अब परपोषी क्या है, होस्ट क्या है? परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में बताऊंगा, जो ये जितने भी आपके जो है ये आपके पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस,
ये सारे जिससे पोषण प्राप्त करते हैं, अपनी पोषण आवश्यकताओं यानी भोजन की आवश्यकताओं के लिए जिस पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं हम का इसको जो है परजीवी या होस्ट परपोषी जो है वो कहते हैं। मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस जिससे पोषण प्राप्त करते हैं, उसी को जो हम क्या कहते हैं, परपोषी या होस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई खुला भाग है, हमारे ऊपर बैक्टीरियल फंगल का अटैक है हमारी स्किन पे, तो हम क्या हो गए, उसके परपोषी हो गए, क्योंकि वो बैक्टीरिया फंगस जो है वो हमसे पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहे जाएंगे, उसके परपोषी या होस्ट कहे जाएंगे। जिनसे भी कोई जीव अपना जिस पे निर्भर है वो, उसी को हम जो है पोषक या पोषण के नाम से जो है वो जानते हैं। अगली बार क्या है, अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया। परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि को अतिवर्धन या हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। तो ये अतिवर्धन और अतिवृद्धि दो शब्द हैं, जो आपस में दोनों पर कोरिलेशन होते हैं। परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परपोषी कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है ना, एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है जैसे, तो उसके कारण जो है वो किसी भी होस्ट की, चाहे वो होस्ट आपका ह्यूमंस हो चाहे आपका प्लांट हो, उसके जो कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि जो होने लगती है, उसकी कोशिकाओं की संख्या मल्टीप्लाई होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूमर है शरीर में, ट्यूमर में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है। जैसे मान लीजिए कैंसरस हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर से क्या होता है, हमारे किसी भी शरीर के जो है जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं, वो जो है वो उनकी कोशिकाएं मल्टीप्लाई होने लगती हैं, उसकी कोशिकाएं जो है मल्टी रूप से बढ़ने लगती हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का हाइपरप्लेसिया जो होता है वो डिजीज को कॉज करता है, ठीक है ना, खतरनाक स्थिति होती है। और अतिवृद्धि जो हाइपोट्रॉफी होती है वो किसी कोशिकाओं केवल आकार में वृद्धि करती है, ठीक है ना। अचानक जो है वो, चाहे वो हार्मोनल एक्टिविटीज़ से हों चाहे अन्य कोई एक्टिविटीज़ से हों, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उसकी जो है उनके आकार में केवल वृद्धि होना जो है वो हाइपरट्रॉफी कहलाता है, और उसकी संख्या में वृद्धि करना जो है वो हाइपरप्लेसिया कहलाता है। दोनों में मेजर डिफरेंस है, यानी किसी भी कोशिका की जो है वो जब वो उनकी संख्या में जब वृद्धि करती है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और जब किसी कोशिका या ऊतक के जो है वो संख्या में वृद्धि न हो करके केवल आकार में वृद्धि होती है, उनके साइज में वृद्धि होती है, तो इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई, तो जैसे हमारे हाथ में कोई चोट लगी या कहीं चोट लगी तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन का आना क्या हो गया, वो हमारा हाइपोट्रॉफी कहलाता है। यानी जो हमारा ऊतक है वो स्वेलिंग हो गया, फूल आया, उसकी संख्या में नहीं वृद्धि हुई, केवल उसकी उसमें जो है उसमें स्वेलिंग आ गई, उसमें बढ़ोतरी हो गई, बस ये मान चलिए। और जैसे हमारा हाइपरप्लेसिया क्या है, जैसे किसी कारणवश किसी पैथोजेंस के द्वारा जो है जब किसी शरीर के भाग में वहाँ के जो है वो कोशिकाओं में वृद्धि होने लगे, उसके जो है वो कोशिकाएं जो है मल्टीप्लाई होने लगे, तो उसको हम जो है वो हाइपरप्लेसिया कहते हैं। जैसे आपका जो है वो ट्यूमर हो गया, आपका ट्यूमर हो गया, आपके कैंसरस के जो है वो, ठीक है, या अन्य कोई जो है वो लाइपोमा हो गया बॉडी में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से जब उसकी संख्या में वृद्धि होती है तो कोशिकाओं की, तो हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और जब उसमें उसकी कोशिकाओं में केवल जो है वृद्धि होती है, उसकी संख्या में न होकर कुल साइज में वृद्धि होती है, तो उसको हम हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अब आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि एवं गुणन करता है, उसे क्या कहते हैं, अविकल्पी जीव। अविकल्पी का सीधा अर्थ होता है जिसके पास कोई विकल्प ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हर एक जीव जंतु मानव का प्रॉपर होस्ट होता है, उसका प्रॉपर जो पोषक होता है जिससे वो अपनी भोजन की आवश्यकता को प्राप्त करता है, उसी पे वो निर्भर रहता है। अगर वो पोषक ना मिले तो फिर उस पर वो नहीं खा सकता। जैसे हम मानव हैं तो हम केवल साग भाजी अंडा मीट यही सब खाएंगे, तो और तो हम चारा भूसा तो खाएंगे नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर भोजन क्या है हमारा, हमारा साग भाजी जो भी है,
जो हमारा मीट है, पनीर है, ये सब चीज़ें हैं, फल है, तो ये हमारा क्या है, पोषक है, होस्ट है, इसी पे हम निर्भर हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य चीज़ों को हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जानवरों का वो चारा भूसा है, ठीक है, तो उस पर वो निर्भर है, अन्य चीज़ें हैं। तो हर एक जीव जंतु का प्रॉपर होस्ट होता है। अगर वो होस्ट उनको प्रॉपर पोषक या फिर जो है उनको भोजन ना मिले तो वो जीवित जो है वो नहीं रह सकते हैं। तो उसीलिए जो है एक प्रॉपर होस्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अविकल्पी परजीवी, उसी पे वो निर्भर होता है पूर्ण रूप से। जैसे मान लीजिए जूं है, जुआ जो है वो जो जुआ है मानव की, वो केवल हमारे ऊपर डिपेंड है, या फिर तो उसको मान लीजिए पौधों पर छोड़ दे तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। या पौधों के तमाम प्रकार के कीट हैं, अगर उसको हम अपने शरीर पे छोड़ दें तो वो क्या हमारे शरीर से पोषक प्रदान करेगा, हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए जो है हर एक जीव का जो है वो एक विकल्प होता है, एक उसका प्रॉपर होस्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं अविकल्पी परजीवी कहते हैं। जैसे एलिगो जो है वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब उसके बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन यानी संचरण। रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है, ठीक है ना। यानी रोगजनक जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो स्थानांतरण इनका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संचरण, यानी रोगों का संचार होना। तो ये किसके द्वारा होता है, ये कुछ वेक्टर्स होते हैं, वाहक होते हैं, जो रोगों के संचार का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये रोग कहते हैं सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई, टमाटर के पंकुचन के टोमेटो लीफ कर्ल, TLC, टोमेटो लीफ कर्ल, ठीक है। जैसे एक सफ़ेद मक्खी हो गई, व्हाइट फ्लाई जो है वो किस प्रकार के वायरस का होता है, TLC यानी टोमेटो लीफ कर्ल। टमाटर के पड़ कुंचन, ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, वायरस, ठीक है ना। तो जो रोगों को हस्तांतरण करे उसको क्या कहते हैं, वाहक का काम करते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो वाहक का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो अस्वस्थ पौधे होते हैं, जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं, उनसे जो है वो रोगों, वायरस के पार्टिकल्स को ले जा करके स्थानांतरित करते हैं स्वस्थ पौधों में। तो जो स्वस्थ पौधा होता है वो भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे वायरस के कण होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते हैं, चाहे वो कीट के द्वारा हो, चाहे वह आपके हवा के द्वारा हो, या अन्य किसी जीव के द्वारा। तो ये जो वायरस के पार्टिकल होते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे को संक्रमित करते हैं। इनको जो है वो ले जाने काम करता है, कौन करता है, कुछ कीट होते हैं, जैसे आपके थ्रिप्स हो गए, आपके माइट हो गए, आपके लीफ हॉपर हो गए, एफिड्स हो गए यानी माहू। ये जो है क्या करते हैं, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों को रोग ग्रसित जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, इसी प्रकार से कई रोग होते हैं, जैसे आपका मोज़ाइक डिजीज़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है लीफ कर्ल डिजीज़ हो गया, ठीक है। चाहे वो आपका जो है वो टमाटर का हो, चाहे आपका मिर्च का हो, ये अलग अलग जो है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है संक्रमण। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना संक्रमण कहलाता है। यानी जो परपोषी होता है, जो किसी से पोषण लेता है, उसका जो है वो रोगजनक का स्थापित हो जाना, यानी उसमें जो है वो पैथोजेंस का स्थापित हो जाना, इस्टेब्लिश हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, संक्रमण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कहीं कटे भटे भाग पर हमारे शरीर में जो है वो तमाम प्रकार जो पैथोजेंस होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस है, इनका जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाना, वही प्रवेश करने के पश्चात ये संक्रमण की क्रिया आरंभ करते हैं। तो उसी को जो है वो जब प्रवेश करते हैं, उसी अवस्था क्या कहते हैं, संक्रमण करना, ठीक है। इसी प्रकार से पौधों में भी होता है, ठीक। अब इसका लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, जब ये रोगजनक जो है वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ विपरीत जो है वो लक्षण, कुछ विपरीत दशाएं जो है वो प्रकट होने लगती हैं, जिसको हम लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस का जब अटैक होता है हमारे शरीर में, तो हमारी क्रियाएं जो है विपरीत हो जाती हैं, हमारे शरीर में जो है वो धब्बे दिखाई देने लगे, चकत्ते पड़ जाएंगे। तो ये क्या हैं, ये एक प्रकार से विपरीत लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार से पौधों में भी, पत्तियों में, तनों में, जड़ों में वो धब्बे दिखाई देने लगेंगे, आपके जो है आपके भूरे चित्ती धारियाँ पड़ जाएंगी, या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी,
जाएगी, इस प्रकार से जो है वो पीली पड़ जाएंगी पत्तियाँ। तो इस प्रकार से कई कई अलग जो है वो आपके दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम लक्षण कहते हैं। तो ये आपके जो है वो जो प्रक्रियाएं और बदलाव को रोग के लक्षण कहते हैं, जैसे जो है वो हरिमाहीनता, क्लोरोसिस, या फिर जो है वो TLC जो आपको बताया हमने, टोमेटो लीफ कर्ल। टोमेटो लीफ कर्ल का जब ग्रो होता है तो पौधे बंझाकार हो जाते हैं, पत्तियां देखिए टमाटर की बिल्कुल मुड़ जाती हैं। तो ये क्या प्रकट कर रही हैं? लक्षण प्रकट कर रही हैं। इसी प्रकार से जो है हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस जो है के कारण जो है वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। इसी को हम जो है वो क्लोरोसिस या के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये सारे क्या हैं? वो लक्षण हैं। इसी प्रकार से चिन्ह होते हैं। पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक या उसके भाग ही चिन्ह कहलाता है। ठीक है ना। तो जो रोगजनक के द्वारा जो है वो जो सिम्टम्स प्रकट होते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, चाहे वो लीफ स्पॉट हो, चाहे लीफ ब्लाइट हो, चाहे विल्ट डिजीज़ का हो, चाहे वो रॉट डिजीज़ का हो, अलग अलग चिन्ह जो है सारे रोगों में प्रकट होते हैं। उसी को हम चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे जो है वो फाइलोडी डिजीज़ का हो गया, यानी तुलासिता रोग का जो है वो चिन्ह हो गया, उसी प्रकार से हम चिन्ह उसको कहते हैं। अगला होगा निवेश द्रव्य, इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है कि रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है, संक्रमण स्थापित करने योग्य होता है, उसे निवेश द्रव्य या इनोकुलम कहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे समझने वाला बात है कि जो हमारा पैथोजेंस होता है, यानी जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरसेस हो गया, इसके जो है वो कण होते हैं। वो जब जो कण, जैसे मान लीजिए ये आपके जो है वो वायरस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। ये आपके वायरसेस के जो है वो पार्टिकल्स हैं। तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे जो है वो संख्या में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। 1 से 3, 3 से जो है 6, 6 से 12 ऐसे होते रहते हैं। तो ये जो है जब हमारे, ये मान लीजिए मेरा पौधा है। ठीक है। ये पौधे के संपर्क में जब आते हैं तो जो इनके कण, वायरस के कण को क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। जो वायरस के पार्टिकल होते हैं उसको वायरॉइड्स बोलते हैं। तो जो इनके वायरॉइड्स जो है जब पौधों के संपर्क में आते हैं, जो इनके कण संपर्क में आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? निवेश द्रव्य या इनोकुलम बोलते हैं। इसी प्रकार के फंगस के जो पार्ट, जो स्पोर्स होते हैं, जैसे ये फंगस के स्पोर्स हो गए आपके, ये छोटे छोटे, तो ये जब पौधों के संपर्क में, ये छोटे जो भाग इनका पौधों के संपर्क में आता है, उसे क्या बोलते हैं? इनोकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है प्रवेश करने की, इसको हम इनोकुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। इनोकुलेशन ऑफ फंजाई, यानी जिसका प्रवेश होता है इनोकुलेशन ऑफ फंजाई, इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इनोकुलेशन ऑफ वायरस, यानी इनके प्रवेश को हम इनोकुलेशन जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद वाहक हो गया। वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान दूसरे स्थान पर संचारित करता है, उसे वाहक या रोग वाहक कहते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी जो रोग को स्थानांतरित करता है अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों की ओर, उसी को हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। जैसे तमाम प्रकार के जो है वो कीट हो गए, जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, आपके लीफ हॉपर हो गया, माइट्स हो गया, एफिड हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये कवकनाशी यानी फंजीसाइड, जो भी पदार्थ मुक्त रासायनिक यौगिक जो कवक के लिए विषैला हो, कवक को मारने में सक्षम हो, उसे कवकनाशी कहते हैं। तो जो फंजाई को मारने में नशी हो, फंजाई यानी कवक को मारने में सक्षम हो, उसको हम फंजीसाइड कहते हैं। जो बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हो, उसको हम बैक्टीरियल साइड कहते हैं। जो आपके जो है वो रोडेंट्स को किल करने में हो, उसे रोडेंटिसाइड कहते हैं। जो आपके जो है खरपतवार को मारने में सक्षम हो, उसे खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड कहते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स है, आपको याद रखा है। ये मुख्यतः जो है वो रासायनिक तत्वों से मिलकर के जो है वो बने होते हैं। जैसे आपके मैंकोजेब, ये भी आपका एक फंजीसाइड है। ये थायरम हो गया, आपका कार्बेंडाजिम हो गया, ये सारे फंजीसाइड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपके पैथोवार क्या होते हैं? पैथोवार जो है जीवाणु की रोगजनक जाति, एक उपविभाजन जो केवल एक ही पौधों की निश्चित जाति या वंश को हानि को संक्रमित करता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोवार। जैसे किसी एक ही जीव की एक सब डिवीज़न होता है, किसी भी जो पैथोजन होता है बैक्टीरिया फंगस का, उसका सब डिवीज़न होता है, जिसको हम पैथोवार कहते हैं। पैथोवार क्या करता है? किसी एक निश्चित स्पीसीज
जो है एक निश्चित प्लांट को अफेक्ट करता है, एक निश्चित जो है वो डिजीज़ को ही अफेक्टेड करता है। जैसे आपका कैंकर साइट्रस कैंकर डिजीज़ है आपका, जैसे आपका जो नींबू होता है, नींबू में कैंकर डिजीज होता है। जैसे नींबू के आपके नींबू का फल आप देखेंगे उसमें धब्बे धब्बे जो है वो पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं, नींबू का कैंकर रोग के नाम से जानते हैं। वो नींबू की प्रजातियों में ही इफेक्ट करता है। जो उसका पैथोजन होता है जैंथोमोनास, ये नाम लिखा है, नींबू जो जैंथोमोनास एक्सपोनोपोडिस जो होता है आपके, ये क्या करता है, साइट्रस कैंकर, तो ये प्रजाति जो है वो केवल नींबू में ही लगती है। ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। ये जो आपका जो है वो नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। ये किसका साइंटिफिक नेम क्या, जैंथोमोनास एक्सपोनोपोडिस। ये स्पीसीज केवल नींबू में ही लगती है, इसीलिए इसको हम जो है पैथोवार के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है रोग चक्र या डिजीज साइकिल। पौधों में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल होता है, ठीक है ना। तो रोग चक्र जो है एक प्रकार से रोगों की विभिन्न दशाएं। सबसे पहले क्या होता है, रोग किस प्रकार से फैलता है। रोग मुख्यतः जो है वो किसी भी डिजीज़ के फैलने के लिए तीन जो है कारक आवश्यक होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है होस्ट, तीसरा होता है आपके पैथोजन, ठीक है ना। अगर तीन कारक उपलब्ध होंगे तभी रोग जो है वो प्रवेश कर पाएगा। जैसे इस प्रकार से मैं थोड़ा समझा दूँ, जैसे किसी भी रोग को फैलने के लिए जो है वो तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहला होता है उसका होस्ट, दूसरा होता है उसका इन्वायरमेंट, तीसरी चीज होती है पैथोजन। ठीक है। सबसे पहला इसका होस्ट यानी परपोषी, जैसा कि हम पढ़ाई इन्वायरमेंट में वातावरण, और तीसरी चीज होती है रोग कारक, ठीक है। तो किसी भी रोग को जो है वो फैलने के लिए तीन चीज़ें जो है मुख्य आवश्यक होती हैं। पहला होस्ट, दूसरा उसका वातावरण, तीसरा रोगजनक। ये तीनों चीज़ जब सही मात्रा में सही से जो है उसको प्राप्त होंगी तभी कोई रोग जो है वो फैल पाएगा। अब ये चीज़ें जो है वो तीनों एक प्रकार से तीनों जो है वो एक त्रिभुज का आकार बना रहे हैं, जिसको हम जो है वो डिजीज ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये तीनों दशाएं जो है वो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल, ठीक है ना। रोग त्रिकोण, ठीक है ना। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, रोग त्रिकोण के नाम से। जब एक अच्छा परपोषी होगा तभी कोई पैथोजन जो है उसको उस पर अटैक करेगा। तो यानी सबसे पहली चीज़ है होस्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा है उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो होगा तभी कोई डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद इसका क्या है, पैथोजन होना चाहिए। तो उसका जो सुटेबल पैथोजन होगा, रोग कारक होगा, तभी कोई जो है वो रोग जो है वो फैलेगा। इसी को हम बोलते हैं डिजीज ट्रायंगल के नाम से जो है जानते हैं। अगला है सर्वांगी या सिस्टमेटिक। ऐसा रसायन जो रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है उसे सर्वांगनाशी कहते हैं। जैसे विषाण रोग कारक, कार्बेंडाजिम कवकनाशी। तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है जो सिस्टम में जाके किल करता है। जैसे मान लीजिए जब हम कोई पॉइजन पी लेते हैं तो जब हमारे सिस्टम के अंदर जाता है तब हमको हानि पहुंचाता है, उसे सिस्टमेटिक कहते हैं। कुछ ऐसे पॉइजनस होते हैं जो स्किन पे लगाने पे जो है वो विपरीत लक्षण प्रयोग होते हैं, उसे कॉन्टेक्ट पॉइजन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जीवों में भी होता है, जो उसके सिस्टम में जाके उस जीव को किल करता है उसे हम सर्वांगनाशी या सिस्टमेटिक फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियासाइड कहते हैं। जो कांटेक्ट यानी जो है केवल कांटेक्ट करने, जो केवल ऊपर डालने से ही उसको किल करता है, उसको जो है हम कांटेक्ट या जो है वो स्पर्शी कीटनाशक या स्पर्शी कवकनाशक के नाम से जो है जानते हैं। अगला क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। ये जो है वो सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होता है,
जैसे पेनिसिलिन। जैसे एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ये इनका निर्माण जो है किसी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके द्वारा होता है, और ये किसको किल करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों को ही किल करते हैं, उसे हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया। अब ये हो गया फाइलोडी। फाइलोडी क्या होता है, आप समझ लीजिए, पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में रूपांतरण को फाइलोडी कहते हैं। जैसे तिल का फाइलोडी रोग, ठीक है। तो फाइलोडी जो है वो एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन होती है किसी प्लांट की, जो है वो आपका फाइटोप्लाज्मा के कारण जो है वो होता है। फाइटोप्लाज्मा जो है एक प्रकार का जो वायरस होता है, उसके वो जो है प्लांट को इफेक्ट करता है, और उसके कारण क्या होता है, जो पत्तियां, जो फूल होते हैं, जो पौधे में फसलों में लगने वाले फूल होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। वो धीरे धीरे हरे कलर के हो करके जो है वो पत्तियों में परिवर्तित होते हैं, जिसको हम फाइलोडी के नाम से जो है जानते हैं। पौधा एक बंझाकार रूप जो है वो धारण कर लेता है, और पौधे में जो है वो फ्लावरिंग नहीं होने पाती, फ्रूटिंग नहीं होने पाती। वो एक प्रकार से उसका जो फूल होता है, पुष्पीय भाग जो होता है, वो हरे कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो फाइलोडी कहते हैं। ये जो है तिल में इसके लक्षण जो है वो आसानी से जो है प्रकट होते हैं, यानी फाइलोडी डिजीज ऑफ सिस्मम, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद था वायरियोन्स। ये भी अधिकतर आपके जो है वो आता रहता है। तो ये जो है कण, यानी वायरस से कण होते हैं। वायरियोन्स क्या होते हैं, वायरस के पार्टिकल, वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वायरियोन्स के नाम से जानते हैं। और एक होता है वायरॉइड्स। ये एक प्रकार के जो है वो, ये भी एक प्रकार के वायरस से कण ही होते हैं, किंतु जो है ये जो है आपके न्यूक्लिक अम्ल और जो वायरस के समान ही होता है, परंतु इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। ये एक प्रकार से जो है वो वायरस से कण ये भी होते हैं, लेकिन इसमें अनावृत रूप से न्यूक्लिक अम्ल के कण जो है वो जुड़े होते हैं, तथा इसमें प्रोटीन आवरण का जो है वो अभाव होता है, इसीलिए हमको वायरस कहते हैं। तो दोनों किससे संबंधित है, वायरस के नाम से जो है वो संबंधित है। तो छात्रों जो है ये जो है मुख्य पादप रोग विज्ञान की शब्दावलियाँ थी, जो हमेशा आपसे जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।